नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र जम्मू कश्मीर का। 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकी कर दिए गए हैं ढेर और मारे गए दहशतगर्दों में 2 हैं पाकिस्तानी। जी हां दोस्तों, सुरक्षा बलों के हाथ लगी है ये बड़ी सफलता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या टलेगा तीसरा विश्व युद्ध का खतरा। यूक्रेन रूस में तनाव के बीच बातचीत करेंगे जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेगा ताइवान। अमेरिका देगा न्योता। ड्रैगन यानी कि चीन को है खुली चुनौती। और चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को अंतिम रूप देने के करीब भारत और फिलीपींस। जल्द मिल सकता है निर्यात का ऑर्डर। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 13,000 गांव के लिए बड़ी योजना की सौगात देंगे पीएम मोदी। क्या है योजना, आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो बेझिझक इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज का हमारा 2000 लाइक्स का टारगेट है, तो सभी देशभक्त एकजुट हो जाओ और 2000 के लाइक टारगेट को पूरा कराओ। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकी ढेर, मारे गए दहशतगर्दों में 2 हैं पाकिस्तानी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ कड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के कुलगांव और अनंतनाग जिले में 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ढेर हुए आतंकियों में से 4 की पहचान भी कर ली गई है, जिसमें से 2 पाकिस्तानी आतंकी हैं। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि ये आतंकी जैश-ए मोहम्मद से जुड़े थे और उन्होंने इस सुरक्षा अभियान को बड़ी कामयाबी बताया है। अधिकारियों ने कहा कि दक्षिण कश्मीर के 2 जिलों में कल शाम को आतंक रोधी ऑपरेशन शुरू किए गए थे। तो दोस्तों बेहद बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है और यहाँ पर सफलता मिली है देश के सैनिक को और 2 अलग अलग एनकाउंटर में 6 आतंकी कर दिए गए ढेर। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या टलेगा तीसरा विश्व युद्ध का खतरा। यूक्रेन रूस में तनाव के बीच आमने सामने आएंगे व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के पास रूसी सेना के बढ़ते दखल पर फोन पर चर्चा करेंगे। इस संकट को समाप्त करने की दिशा में ये बेहद मामूली प्रगति के बीच दोनों देशों के राष्ट्रपति पिछले कुछ हफ्तों में दूसरी बार फोन पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन को लेकर तनाव अपने चरम पर है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन से लगे सीमाओं पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी है और इस वजह से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है। दोनों नेताओं के गुरुवार को फोन पर बात करने से पहले बाइडेन पुतिन को यह स्पष्ट कर देंगे कि एक राजनयिक मार्ग हमेशा खुला रहेगा, भले ही रूस ने करीब 1 लाख सैनिकों को यूक्रेन की ओर भेजा हो और पुतिन ने पूर्वी यूरोप में सुरक्षा गारंटी के लिए अपनी मांगों को बढ़ाया हो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेगा ताइवान। अमेरिका ने दिया न्योता। ड्रैगन को खुली चुनौती और ड्रैगन की उड़ गई नींद। जी हां दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास 2022 रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज यानी कि RIMPAC में हिस्सा लेने के लिए ताइवान को आमंत्रित करेगा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को 2022 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि NDAA पर हस्ताक्षर किए हैं और इसमें कहा गया है कि ये निमंत्रण चीन की ओर से आक्रामक रवैये का सामना कर रहे शासित लोकतांत्रिक द्वीप के समर्थन में अमेरिकी प्रयासों का हिस्सा होगा। आपको बता दें कि NDAA अमेरिकी रक्षा, ऊर्जा और देश के विभागों में राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यक्रम के लिए बजट को अधिकृत करता है। अधिनियम की धारा 1246 ताइवान से संबंधित है, जो 70 साल से अधिक समय पहले मेनलैंड चाइना से अलग हो गया था। तो दोस्तों, चाइना और ताइवान के बीच में अभी भी टक्कर है जारी और ऐसे में ड्रैगन की नींद उड़ाने के लिए अमेरिका ने चल दिया है बड़ा दाव और दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास में ताइवान लेने वाला है अमेरिका के साथ हिस्सा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को अंतिम रूप देने के करीब भारत और फिलीपींस। जल्द मिल सकता है निर्यात का ऑर्डर। जी हां दोस्तों, रक्षा निर्यात को बढ़ाने की प्रधानमंत्री मोदी सरकार की पहल में जल्द ही देश को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। क्या सफलता है जरूर बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले फिर से आपको याद दिला दें 2000 लाइक का हमारा लक्ष्य पूरा कराइए। सभी देशभक्त वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। आपको बता दें भारत सरकार और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात सौदे पर जल्द ही
अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी सूत्रों ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइलों की बिक्री को लेकर भारत और फिलीपींस सौदेबाजी के अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार फिलीपींस जल्द ही इन मिसाइलों की खरीद के लिए ऑर्डर दे सकता है और देशों से भी जल्द मिल सकते हैं ऑर्डर। जी दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि DRDO और ब्रह्मोस एरोस्पेस इस मिसाइल का मित्र देशों को निर्यात करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। DRDO ने हाल ही में अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया रडार का सौदा भी किया था। भारत को अन्य मित्र देशों से भी मिसाइल प्रणाली के ऑर्डर जल्द मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ और देशों के साथ भी इसे लेकर सौदेबाजी अपने अंतिम दौर में है और इस मिसाइल की क्षमताओं में वृद्धि हुई है और कई आधुनिक विशेषताओं से ये मिसाइल लैस है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 13,000 गांव के लिए घर घर पेयजल योजना को PM मोदी देंगे सौगात। जी हां दोस्तों, बुंदेलखंड और विंध्य समेत प्रदेश के हजारों गांव में पीने के साफ पानी का इंतजार खत्म होने जा रहा है। साल 2022 में 13,000 गांव के 18 लाख परिवारों को घर घर पेयजल योजना का तोहफा दे सकते हैं। इसके लिए बुंदेलखंड विंध्य के सैकड़ों गांव में पानी सप्लाई ट्रायल रन का पहला चरण पूरा हो चुका है। इसके अलावा 45 लाख परिवारों के लिए 8,000 नई पेयजल योजना का शिलान्यास भी उनकी ओर से किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार ने इसका प्रस्ताव भेजा है। प्रधानमंत्री 8,000 नई पेयजल योजना का शिलान्यास भी कर सकते हैं। वहीं बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत युद्ध स्तर पर जल आपूर्ति का ट्रायल रन जारी रहा। बड़ी खबर की तरफ। भारत के राफेल की ताकत से डरा पाकिस्तान अब चीन से मांग रहा है ये लड़ाकू विमान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि भारत द्वारा राफेल विमान की खरीद के जवाब में पाकिस्तान ने 25 चीनी मल्टीरोल J-10C लड़ाकू विमान का एक पूरा स्क्वाड्रन हासिल कर लिया है। मंत्री ने अपने गृह शहर रावलपिंडी में संवाददाताओं से कहा कि J-10C सहित 25 सभी विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन अगले साल 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस समारोह में भाग लेगा। जाहिर है चीन अपने बेहद विश्वसनीय लड़ाकू विमानों में से एक J-10C मुहैया कराकर अपने सबसे करीबी सहयोगी के बचाव में आया है। J-10C विमान पिछले साल पाकिस्तान चीन संयुक्त अभ्यास का हिस्सा था, जहां पाकिस्तान के विशेषज्ञों को लड़ाकू विमानों पर करीब से नजर रखने का अवसर मिला था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, अगर तुलना की जाए चीन के इस विमान की और भारत के राफेल की, तो 10 मिनट भी चीन का ये विमान भारत के राफेल के सामने नहीं टिक पाएगा। और ये झूठा दावा किया है चीन ने कि पाकिस्तान अगर इसको खरीद लेगा तो भारत से लड़ सकेगा, लेकिन ये दावा झूठा है दोस्तों। और भारत के सामने अभी पाकिस्तान की टिकने की हैसियत नहीं बन सकी है। वीडियो लाइक करके समर्थन अपना जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हांगकांग लोकतंत्र समर्थकों पर चीन की कार्रवाई। स्टैंड न्यूज वेबसाइट कर दिया गया बंद और 7 मीडिया कर्मी कर लिए गए गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र समर्थकों पर चीन की दमनात्मक कार्रवाई जारी है। ताजा मामले में लोकतंत्र समर्थित स्टैंड न्यूज नाम की वेबसाइट के कार्यालय पर छापेमारी के बाद उसे बंद कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि बुधवार को स्टैंड न्यूज एक पूर्व संपादक तथा एक मौजूदा संपादक समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 4 महिलाएं भी हैं। साथ ही संस्था से जुड़ी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार उनके आवासों पर भी तलाशी ली जा रही है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों के मुख्य संपादक चुंग पुई क्वेन और पैट्रिक लैम, गायक एवं कार्यकर्ता डेनिस हो और पूर्व सांसद मार्गरेट गो भी शामिल हैं। आपको बता दें दोस्तों, ये वो नेता हैं जो लोकतंत्र के समर्थक हैं चीन में, लेकिन अब उनको कुचला जा रहा है और कर लिया गया है उनको गिरफ्तार। अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में शीतलहर चलने से बढ़ी कपकपी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाका हो रहा है, जिससे ठंड बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार से ठंड और बढ़ने की संभावना है। वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस है, जबकि अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश और सूरज और बादलों की आंख मिचौली से इस दौरान तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार से बादल छाए रहेंगे, शाम कोहरा रहेगा, हल्की हवाएं चलेंगी, जिससे आने वाले दिनों में ठंड और कनकनी के साथ शीतलहर चलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, शाम कोहरा रहेगा, हल्की हवाएं चलेंगी, जिससे आने वाले दिनों में ठंड और कपकपी के साथ शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ जाएगी। बड़ी खबर की तरफ। ABPC वोटर के सर्वे में यूपी इलेक्शन में बढ़ा बीजेपी का ग्राफ। समाजवादी पार्टी के लिए
कड़ा होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यूपी चुनाव की तिथि जैसे जैसे निकट आ रही है फिर भाजपा का ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। चुनावी मैदान में भाजपा लगातार लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए मेहनत करती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तक चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तमाम जनपदों का दौरा कर विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। 2000 के लक्ष्य को सारे देशभक्त एकजुट होकर के पूरा कराएं। करते हैं अगली बड़ी खबर, जो कि चीन और भारत से जुड़ी आ रही है। प्रचंड सर्दी में लद्दाख से भाग गए हैं चीनी सैनिक और रोबोट के हाथ में मशीन गन देकर सीमा पर भेज रहा है ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, प्रचंड सर्दी के मौसम में चीन सैनिक तिब्बत और लक्ष्य में भारतीय सीमा के पास तैनाती नहीं कर पा रहा है और इस मौसम में उनके लिए सीमा पर खड़ा रहना काफी मुश्किल भरी चुनौती साबित हो रही है। और ज्यादातर सैनिकों के सीमा पर रहने से इनकार करने के बाद अब चीन ने भारतीय सीमा के पास रोबोट की तैनाती करनी शुरू कर दी है। ऐसा दावा किया गया है कि चीन ने भारतीय सीमा के पास जिन रोबोट्स की तैनाती कर रहा है वो ही मशीन गन चलाएंगे। तो दोस्तों, रोबोट के भर से है चीन और चीनी सैनिक ठंड के कारण भारत की सेना से मुकाबला लेने के लिए मना कर रहे हैं और वो पीछे उल्टे पांव भाग चुके हैं। देश की सेना के लिए वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। 3000 का लक्ष्य पूरा कराना जरूरी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भीषण जंग की तैयारी में है अमेरिका। अपने रक्षा बजट में की भारी भरकम बढ़ोतरी। चीन के खिलाफ बड़ी रणनीति का कर दिया आह्वान। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे सुपर पावर अमेरिका जल, थल और वायु में सबसे खतरनाक हथियारों से सजी सेना है। दुनिया के सबसे घातक हथियारों से लैस अमेरिका एटम बम का भी इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन अब अमेरिका अपनी इस ताकत को और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अमेरिका ने अपने रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी कि NDAA पर हस्ताक्षर कर उसे कानून की शक्ल दे दी है और इस कानून के तहत रक्षा मदों पर खर्च के लिए 786.2 अरब डॉलर, जिसमें 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में 2.7% बढ़ोतरी भी शामिल है। दुनिया में हथियारों की दौड़ शुरू हो चुकी है और ऐसे में अमेरिका ने चीन की उड़ा दी है नींद और बड़े भीषण जंग की तैयारी में है अमेरिका। जी दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किस देश को अमेरिका से सबसे ज्यादा खतरा है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के राफेल से डर गया है पाकिस्तान। चीन से J-10C विमान खरीद रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि J-10C को चीनी वायुसेना का एक सक्षम लड़ाकू विमान माना जाता है, लेकिन ये राफेल की अत्याधुनिक क्षमताओं की तुलना में काफी पीछे है। जी हाँ दोस्तों, चीनी मीडिया इसे राफेल की क्षमता के बराबर का लड़ाकू विमान बताती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। राफेल की अत्याधुनिक क्षमता, बेहतर सेंसर और इसकी युद्ध क्षमता इसे J-10C से अलग बनाती है। तो दोस्तों, चाइना की J-10C और भारत के पास जो राफेल है उसमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन आपको बता दें कि चीन इसका दुष्प्रचार करके पाकिस्तान को बेच रहा है ये कह के कि राफेल का मुकाबला इससे किया जा सकता है। और पाकिस्तान भी ये बेवकूफ़ी कर ही रहा है क्योंकि उसने इस विमान को खरीद भी लिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने एक तरीके से कर लिया है अपना पैसा बर्बाद और राफेल के बराबरी में जो लड़ाकू विमान उसने खरीदा है वो राफेल के आगे 10 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। तो फिर से चीन ने बनाया है पाकिस्तान को बेवकूफ। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी हो गए हैं शहीद। वहीं दहशतगर्दों की भी बजाई जा रही है बैंड। जी हाँ दोस्तों, अनंतनाग जिले के शाहबाद वेरीनाग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर आ रही है। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जमकर गोलीबारी हुई है। अनंतनाग में हुई प्रारंभिक गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। एक घायल पुलिसकर्मी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है, वो शहीद हो गए हैं और 2 आतंकवादियों में से एक फंसा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अनंतनाग जिले के शाहबाद वेरीनाग इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई है।
अनंतनाग में हुई इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को जम्मू कश्मीर के शोपिया के चौगाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर तैयबा के 2 आतंकी मारे गए थे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने यूएई का दौरा किया रद्द। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया ये बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा रद्द हो गया है। साल के शुरुआत में वो संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाने वाले थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। बता दें कि ये पीएम मोदी का साल 2022 का पहला विदेश दौरा होता और इस बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि दोनों पक्ष साल के पहले सप्ताह में 6 जनवरी के आसपास करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन पीएम के इस दौरे की तारीख अभी सामने नहीं आई थी। वहीं याद दिला दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात हाल ही में 4 देशों के एक नए समूह में शामिल हुए हैं। ये समूह व्यापार और निवेश से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की मंशा से गठित किया गया है और इस समूह में अमेरिका और इजराइल भी शामिल है। 2015 में पीएम मोदी ने यूएई का दौरा किया था। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंध में मजबूती बढ़ी है। तो दोस्तों, भारत और यूएई के बीच के संबंध में मजबूती बढ़ गई है और इसी बीच जाने वाले थे यूएई प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते उन्होंने अपना फैसला टाल दिया है। बड़ी खबर की तरफ। पीएम की कानपुर रैली में साजिश पर बड़ा एक्शन। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। सपा के 5 नेता कर लिए गए गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली में हिंसा की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दौरान हिंसा भड़काने की साजिश रचने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पीएम मोदी के कानपुर दौरे के दौरान तोड़फोड़ व मारपीट के मामले में पुलिस ने नौबस्ता थाने में मामला दर्ज किया है और अब तक 5 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आरोप है कि सपा नेताओं ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में फसाद कराने की कोशिश में गाड़ी में तोड़फोड़ और आगजनी की थी और इसका वीडियो भी वायरल किया गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश के कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि। ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी की बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में घना कोहरा तथा दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा के अलग अलग हिस्सों में मध्यम कोहरा। राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य प्रदेश, विदर्भ, ओडिशा, बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं हल्का कोहरा बुधवार को सुबह 8:30 बजे छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अधिकांश स्थानों पर रात का तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कई स्थानों पर यहां पर जबरदस्त ठंड देखने को मिली है और पारा 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी जा पहुंचा है। तो दोस्तों, ठंड से रहिए सावधान, सारे जरूरी उपाय कीजिए और ठंड से बचकर रहना जरूरी है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी ठंड को लेकर चेतावनी जारी कर दी है और कई हिस्सों में तो आंधी तूफान भी आने की चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुले मंच से ऐलान। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा और वृंदावन की है तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 दिसंबर को अमरोहा जिले में कई विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया और इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षी पार्टियां, खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी सभा में आई जनता से पूछा कि पिछली गाती थी कि नहीं, अब कांवड़ यात्रा निकलती है, अब तो कोई रोक टोक नहीं है ना। इस पर जनता ने हामी भरी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि क्या कांवड़ यात्रा समाजवादी पार्टी की सरकार निकालती, क्या कांग्रेस या बसपा की सरकारों में ये निकाली गई? दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सपा, बसपा, कांग्रेस में थी क्या? इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में मौजूद लोगों को याद दिलाया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सनातन आस्था से जुड़े तीर्थ स्थलों, मंदिरों इत्यादि का फिर से जीर्णोद्धार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना। काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रिज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देना
प्रारंभ कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओमिक्रॉन पर राहत भरी खबर, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला कोरोना वायरस के नए रूप का तोड़। जी हां दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अभी तक 804 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज सामने आ चुके हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस वेरिएंट के लिए एंटीबॉडी की खोज कर रहे हैं और हाल ही में एक स्टडी हुई है जिसमें दावा किया गया है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ एंटीबॉडीज का पता